1970s में मार्क्सिज्म को रिफॉर्म किया गया, क्योंकि अब 1945 के बाद डीकॉलोनाइजेशन हुई। तो जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई, मगर इसके बावजूद भी मार्क्सिस्ट्स ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि अब कॉलोनियलिज्म की एक नई शक्ल सामने आई है, और इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। तो जो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है वो उसको हम ये जो मार्क्सिस्ट्स हैं उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है पावरफुल नॉर्थ ने। जो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो नॉर्थ में रहती हैं वर्ल्ड मैप में। तो इन्होंने पूरी दुनिया पे अब कब्जा किया है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए से। तो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म जो है उसको भी हम कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, यानी कि न्यू कॉलोनियलिस्ट्स जो हैं अब वो जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो एड देती हैं दूसरे मुल्कों को और उसके ज़रिए से अपने फ़ैसले मनवाती हैं उन मुल्कों से। जैसे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को एड मिली 9/11 के बाद, तो पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का अंधाधुंध साथ दिया। तो हम कह सकते हैं कि इवन पाकिस्तान स्टेट वेंट अगेंस्ट इट्स ओन इंटरेस्ट्स एंड ओन्ड द वॉर ऑन टेरर and what incurred much of the injuries only because there was an economic exploitation। तो पूरी दुनिया में इस वक्त किसका कब्ज़ा है? ये जो न्यू कॉलोनिस्ट्स हैं इनमें अमेरिका का कब्ज़ा है, और कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी एम्पायर है इस वक्त की दुनिया, इवन रोम से बड़ी एम्पायर है। हिस्ट्री में इतनी बड़ी एम्पायर किसी की भी नहीं हुई जितनी बड़ी एम्पायर अमेरिका की हुई है। आप जापान से लेकर तो कनाडा और यूएस के एंड तक सारी की सारी एम्पायर के ऊपर अमेरिका का जो निज़ाम है, इकोनॉमिक निज़ाम, उसका तसल्लुत है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का निज़ाम। तो अब ये न्यू जो कॉलोनियलिज्म है या न्यू इम्पेरियलिज्म भी इसको हम बोल सकते हैं, ये किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? इसमें कुछ थेरिस्ट्स हैं, उनको कहा जाता है डिपेंडेंसी थेरिस्ट्स। Those theorists who explain the nature of relationship between the capitalist countries and the underdeveloped countries। और वो जो relationship है इसको कहते हैं कि एक तरह से इंटर रिलेशनल जो स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया का, वो जो है वो डिपेंड करता है एक बहुत बड़े एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। अब हम इस पे बात करते हैं। एक बात तो हो गई डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कि न्यू मार्क्सिज्म में दो मेजर थ्योरीज आती हैं। एक है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म मौजूद है पूरी दुनिया को अब भी कॉलोनी है पूरी दुनिया, लेकिन अब इकोनॉमिकली। जो पुरानी कॉलोनियलिज्म थी उसमें फिजिकली जाके एक जो कॉलोनियल कंट्री थी वो दूसरी कंट्री पे कब्ज़ा करती थी, अपनी आर्मी भी वहाँ पे ले जाकर, अपना स्ट्रक्चर भी वहाँ पे ले जाकर। लेकिन आज आप देखते हैं पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ले लें, उसके ऊपर ना तो अमेरिका ने अपनी फ़ौजें भेजी हैं और ना ही वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे इम्पोज किया है। मगर इसके बावजूद वहाँ पर अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर फॉरेन पॉलिसी अगर वो नहीं बना सकता, या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका की विल का उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रखता है वहाँ पर, तो वो न्यू कॉलोनियलिज्म में आएगी। यानी कि उसके ऊपर कब्ज़ा अपने इकोनॉमिक जो है तसल्लुत की वजह से या इकोनॉमिक प्रोविस की वजह से। तो ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी वाले वो कहते हैं कि एक डिपेंडेंसी बनती है, एक रिलेशनशिप सेट होता है जो डेवलप्ड कंट्री का, इंडस्ट्रियल कंट्री का, और दूसरी तरफ अंडर डेवलप्ड कंट्री का। वो रिलेशनशिप डिपेंडेंसी के ऊपर है। यानी कि जो पुअर कंट्री है उसको नीड है इन्वेस्टमेंट की, उसको नीड है एड की,
तो जो पुअर कंट्री की जो इलीट क्लास है, जो इलीट क्लास हमेशा रूलिंग क्लास में आती है, तो इलीट रूलिंग क्लास को जो डेवलप्ड कंट्री की इलीट रूलिंग क्लास उनको एड की सूरत में पैसा देती है या फिर उनको इन्वेस्टमेंट की सूरत में पैसा देती है। और पैसा किसके ज़रिए से देती है? अपने एजेंट्स के ज़रिए से। और वो एजेंट्स कौन हैं? वो हैं वर्ल्ड बैंक, IMF या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। और वो जब वो पैसा दे देती है उसको, तो उसके बदले में जो इलीट रूलिंग क्लास ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं अपनी मार्केट्स को खोलती हैं डेवलप्ड कंट्री की इलीट इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के लिए। तो इस तरह से जो अमीर मुल्क है वो भी डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो अपनी मार्केट को खोलेगा, और जो इलीट क्लास है डेवलपिंग कंट्री की वो भी डिपेंड करता है कि उसको एड मिल रही है या उसको पैसा मिल रहा है उसकी तरफ। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। यानी कि ये है कौन सी कंट्री? ये अमीर कंट्री है, अमीर कंट्री, रिच कंट्री, और ये पुअर कंट्री है। लेकिन ये रिच कंट्री जो है इलीट क्लास है, यहाँ पर पुअर कंट्री के ऊपर रूल करने वाली इलीट क्लास है। यहाँ की जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी इलीट क्लास इसको पैसे देती है, या इन्वेस्टमेंट की सूरत में पैसे देती है, या फिर इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उसकी सूरत में देती है, और अपने एजेंट्स के ज़रिए से। और वो एजेंट्स कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या फिर MNCs हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो उनके ज़रिए से उनको पैसा देती है, इन्वेस्टमेंट देती है, और ये इस एलीट क्लास की इंडस्ट्री के लिए अपनी मार्केट को खोल देती है। और इसमें फ़ायदा किसका? दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसको कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। एक रिलेशन इलीट क्लास का इलीट क्लास के साथ बन जाता है, और इसमें एक्सप्लॉइट कौन होते हैं? गरीब क्लास। उधर भी गरीब क्लास, इधर, क्योंकि उनको एड जो अमीर क्लास दे रही है गरीब मुल्कों की एलीट क्लास को, वो एड दे रही है उन टैक्सों के पैसों से जो इनके मुल्क के आवाम ने दिए होते हैं। और दूसरी तरफ वो एक्सप्लॉइट करवाती है अपनी पुअर जो क्लास है उसको उन इंडस्ट्रीज़ के से जो कि अमीर क्लास से आई होती है। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। तो वेलरस्टाइन जो है एक थ्योरिस्ट था, उसने ये डिपेंडेंसी थ्योरी को दिया, जो मेन थ्योरिस्ट था। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और वो कौन सी है? वो है वर्ल्ड सिस्टम इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और वो कैसे है? ये कहते हैं कि इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं, ये एक तरह से इंटरनेशनल सिस्टम या एक पूरी दुनिया आप समझ लें। इस पूरी दुनिया में जो सेंटर में कंट्रीज़ हैं, जो सेंटर में कंट्रीज हैं, वो समझें कि अमीर कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज। दे आर एट द कोर ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको कहते हैं कोर कंट्रीज। ये कोर कंट्रीज जो हैं, ये दुनिया की पेरिफेरी के ऊपर गरीब मुल्क हैं, इनको कहते हैं पेरिफेरल कंट्रीज। द कंट्रीज या स्टेट्स ऑन पेरिफेरी, ये गरीब मुल्क हैं। अब ये गरीब मुल्कों के साथ ये जो रिच क्लास है, ये जो कोर कंट्रीज हैं, इनका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। और वो रिलेशनशिप इनके साथ कैसे डेवलप होता है? ये इस गरीब मुल्कों के रॉ मटेरियल को उनसे लेती हैं और फिर अपने कोर कंट्री में उसको डेवलप, उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर करती हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स। फिर उन्हीं प्रोडक्ट को ले जाकर इन गरीब मुल्कों में बेचती हैं, और उसका जो प्रॉफिट आता है उससे और इंडस्ट्रियां इसमें लगाती हैं। तो ये हो गई एक तरह से डिपेंड। वो जो गरीब कंट्री है जो पेरिफेरी में है, यानी एज के ऊपर, पेरिफेरी का मतलब है किनारे पर, तो वो जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जो पेरिफेरी कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं क्योंकि उनका रॉ मटेरियल बिक रहा है और उसके ज़रिए से कुछ पैसे आ रहे हैं। और ये उनके ऊपर डिपेंड करती हैं कि चीप रॉ मटेरियल भी आ रहा है, चीप लेबर भी वहाँ से आ रही है, और यहाँ से बनने वाली प्रोडक्ट वहाँ पे जाके बिक भी रही है। तो ये डिपेंडेंसी होगी। तो एजेंट्स कौन है इस लिंक को बनाने वाले? वही वर्ल्ड बैंक, IMF और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो हैं एजेंट्स। वो तकरीबन वही बात जो पीछे मैंने आपको बताई थी डिपेंडेंसी थ्योरी वाली, जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो लिंक बनता है इन कंट्रीज़ का और इन गरीब कंट्रीज़ का, इसको हम बोलते हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम बनता है, एक इंटरनेशनल जो है
जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। अब जो डिपेंडेंसी थ्योरी वाले हैं वो भी सिस्टम्स थ्योरी के अंदर आते हैं। इसको कहते हैं सिस्टम्स थ्योरी, वो वाली थ्योरी जो कि बात करती है सिस्टम्स की, कि पूरी दुनिया का सिस्टम कैसा है। एक और भी थ्योरी हमने पीछे पढ़ी थी, यानी न्यू रियलिस्ट्स। जो न्यू रियलिस्ट थे वो भी बात करते हैं दुनिया के सिस्टम यानी दुनिया के स्ट्रक्चर की, कि दुनिया के स्ट्रक्चर में हायरार्की है और हर कंट्री हायरार्की में अपनी जगह ऊपर बनाने की कोशिश करती है और स्ट्रगल जारी रहती है। तो इस तरीके से ये, अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पेरिफेरी में कंट्रीज हैं वो कोर में नहीं आ सकती, कुछ कंट्रीज आई भी हैं लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। जैसे हमने देखा है कि साउथ कोरिया, ताइवान, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थीं और वो फिर पेरिफेरी में आ गई, वो पेरिफेरल कंट्रीज थी और फिर वो कोर में आ गई, और कोर में आके फिर उन्होंने दूसरी पेरिफेरी की कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ऐसा भी होता है कि कुछ कंट्रीज जो पेरिफेरी की होती हैं वो अमीर होकर तो फिर वो आ जाए सेमी पेरिफेरी में, और सेमी पेरिफेरी में अगर आ जाती हैं तो फिर कोर उनको एक्सप्लॉइट करता है और वो एक्सप्लॉइट करती हैं पेरिफेरी को, तो पेरिफेरी कंट्रीज़ को। तो इस तरीके से एक डिपेंडेंसी बनती है सारा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये बात करती है, और इस डिपेंडेंसी की वजह से इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म आती है। तो जो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का तस्वर है वो डिपेंडेंसी के ऊपर है, कि एक गरीब मुल्क अमीर मुल्क के साथ डिपेंडेंसी इंटरलिंक्ड रिलेशंस में कायम है, फंसा हुआ है। तो वेलरस्टाइन इसका मेन थ्योरिस्ट है। दूसरी तरफ न्यू मार्क्सिज्म में एक और थ्योरी आती है, उसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी। ये फ्रैंकफर्ट में मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट्स के लिए का एक इंस्टीट्यूशन था, प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे वो रिसर्च करते थे, और इसमें प्रोमिनेंट जो रिसर्चर था वो एंटोनियो ग्राम्सी है। तो ग्राम्सी जो है उसका नाम आपने याद रखना है। वो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो क्रिटिकल थ्योरी है उसमें एक लीडिंग और प्रोमिनेंट वो थ्योरिस्ट है। तो वो कहते हैं कल्चरल कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं। अब डिपेंडेंसी थ्योरी किसकी बात कर रही है? इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म की। लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी बात करिए कल्चरल कॉलोनियलिज्म की। ये बात करते हैं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री और पॉलिटिकल हेजमनी ही नहीं है पावरफुल कंट्रीज़ की, बल्कि कल्चरल हेजमनी भी है। जो एलीट क्लास है अमीर मुल्कों की, वही आइडियाज़ बनाती है, वही कॉमन सेंस डेवलप करती है, वही पूरी दुनिया का एक कॉमन कल्चर बनाती है, और फिर अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के ज़रिए से उस जो कल्चरल आइडियाज़ हैं उसको फैलाती है, और फिर पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वो एक कॉमन सेंस बन जाती है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, डेमोक्रेसी, और ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक कल्चर की नहीं बात करूँगी। डेमोक्रेटिक कल्चर को पूरी दुनिया के सारे रिलीजन्स मानते हैं, इस्लाम भी मानता है। मसलन इक्वालिटी और जस्टिस का तस्वर जो है वो सारे मानते हैं, कल्चर की बात है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कल्चर है यूरोप का, अमेरिका का। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इलेक्शंस होना, मल्टी पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट का बनना और ये चीज़ें। अब जो अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज है, ये डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है ये उनका कल्चर है। लेकिन आज पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि ये ठीक है। जहाँ पर भी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट हो तो पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका में नहीं भी रहती हैं, चाहे वो यूरोपियंस नहीं हैं, वो समझती है कि वो जालिम लोग हैं जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। एक कॉमन सेंस डेवलप हो गई है, एक कल्चरल जो है वॉर एक डेवलप हो गई है। अब लिबरलिज्म को, कैपिटलिज्म को एक कल्चर समझा जाता है, और मटेरियल परसूट को कल्चर समझा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई जाता है और डिग्री के लिए कोशिश जो करता है कि मेरी डिग्री मिलेगी, वो कल्चर समझा जाता है। हालांकि तालीम का जो पहले तस्वर था वो था तालीम अपनी तरबियत के लिए करना, ना कि तालीम डिग्री या मटीरियलिज्म के लिए करना। अब ये सारी चीज़ें कल्चर का हिस्सा बन गई। एंड हु मेड दिस कल्चर? द पावरफुल कंट्रीज, बिकॉज द पावरफुल कंट्रीज, ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल subjugation of the world, they have the power and capacity to float their ideas into the world as a common sense. वो common sense बन जाती है। तो इसको कहते हैं कल्चरल कॉलोनियलिज्म। इसमें बोर्जुआ यानी पावरफुल कंट्रीज, बोर्जुआ आइडियाज़ जो हैं
वो बन जाते हैं क्या, कॉमन सेंस बन जाते हैं पूरी दुनिया की, और दुनिया में पता चलता है हाँ यार यही कॉमन सेंस है। अगर तालिबान जो है खिलाफत का निज़ाम लाते हैं और वहाँ पर इक्वालिटी भी कायम कर लें, या ईरान कि इस्लामिक गवर्नमेंट अपने मुल्क में इक्वालिटी और टॉलरेंस भी बना लें, तो भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के ज़रिए से नहीं आई है, इलेक्शंस के ज़रिए से, मल्टी पार्टी के ज़रिए से नहीं आई है। तो वो उसको प्रोपेगेट करेंगे कि ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं। चाइना जो है उसमें इलेक्शंस नहीं होते, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जस्टिस का और इंस्टीट्यूशंस बड़े पावरफुल हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मानते हैं इसको, और पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेट करते हैं कि ये तो कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये तो अच्छाई के ख़िलाफ़ है। तो इसका मतलब, और पूरी दुनिया उसको मानती भी है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको इम्पोज करके रख दिया है पूरी दुनिया में, और बताया है कि हम काइंड हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, हम अच्छे हैं, हमसे ही सिविलाइजेशन पूरी दुनिया ने सीखी है, और पूरी दुनिया इस चुप मानती भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब कैसे इन आइडियाज़ को फैलाया जाता है, उसको कोर्शन और कॉन्सेंट के ज़रिए से। कुछ कंट्रीज़ जो इसको नहीं मानती हैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है, उनको कोर्स किया जाता है, सच एज अफगानिस्तान, दे डिड नॉट हैव डेमोक्रेसी, ओके यू डू नॉट वांट डेमोक्रेसी, विल बॉम्ब यू टू डेमोक्रेसी, नहीं तो मार मार के तुम लोगों को डेमोक्रेसी पैदा करेंगे। इराक जो है वो लिबरल नहीं मानता है, तुम लोगों को मनवाएंगे हम मार मार के, क्योंकि ये इसको कहते हैं कोर्शन। और कुछ कॉन्सेंट यानी कुछ मर्जी के साथ फॉलो करते हैं वही लाइन जो पावरफुल कंट्रीज़ की लाइन होती है, तो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की लाइन होती है। तो इसके मेन थेरिस्ट थे एंटोनियो ग्राम्सी और एक थे रॉबर्ट कॉक्स। आप एंटोनियो ग्राम्सी का नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो न्यू मार्क्सिज्म 1970s के साथ डेवलप हुई, उसके दो हिस्से हैं। नंबर एक, अब कलोनियलिज्म वो कलोनियलिज्म नहीं है जो पुराने ज़माने में होती थी, उस वक्त कैसी होती थी, फिजिकल कलोनियलिज्म। अब न्यू मार्क्सिज्म में, अब न्यू मार्क्सिज्म में वो कहते हैं कलोनियलिज्म किस तरीके से होती है, इकोनॉमिक कलोनियलिज्म एंड कल्चरल कलोनियलिज्म। इकोनॉमिक कलोनियलिज्म डिपेंडेंसी बनाकर अमीर और गरीब मुल्क की एलीट क्लास के दरमियान में, और पेरिफेरी और कोर कंट्रीज़ के दरमियान में एक डिपेंडेंसी बना के, उसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उसके ज़रिए से जो है वो इस्तेहसाल किया जाता है पेरिफेरी कंट्रीज़ का, और मुल्क अमीर से अमीर तर होता जाता है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक सब्जुगेशन या इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। और दूसरी तरफ कल्चरल कलोनियलिज्म, यानी कि अपना कल्चर, जो पावरफुल कंट्री का कल्चर, उसको इम्पोज किया जाए, और जो उसको लेने से इनकार कर दे उसको मार मार के, यानी कि देयर शुड बी कोर्शन, द एलिमेंट ऑफ कोर्शन टू इंजेक्ट द कल्चर इनटू दैट सोसाइटी। और सम पीपल दे readily adopt the culture because they really love to follow the guideline given by the powerful countries.